इद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं बोच्छम्। गौमटसार जीव कांड के आधार पर जीव तत्व के संबंध में चर्चा चल रही है, जिसमें 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें जीव समास प्ररूपणा का प्रकरण अभी हमारा पिछली कक्षाओं में चर्चा हम उस पर कर रहे थे। 58 जीव समास तक की चर्चा किस प्रकार से संसारी जीवों को 98 वेदों में 98 वेदों में विभाजित किया जा सकता है, ये विषय हमने पिछली कक्षाओं में समझा था। और आप लोगों को मैंने कहा भी था कि एक बार लिख करके अभ्यास करेंगे तो ये 98 जो भेद हैं वो और आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगे। इसमें कोई तर्क युक्ति वाली बात नहीं होती है। जब हम कर्णानुयोग पढ़ते हैं, जो भेद प्रभेद जिस प्रकार से बताए गए हैं उनको उसी प्रकार से हमें समझना होता है, ठीक है। इसलिए और 98 भेदों के संबंध में मैं और कोई चर्चा आगे नहीं कर रहा हूँ। इसको अब हम 406 जो भेद हैं जीव समास के, उस प्रकरण को देखेंगे। 406 जो भेद बताए हैं वो किस प्रकार से हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे और समझ में आएंगे कि जैसे अभी तक भेद प्रभेद किए हैं उसी धारा में ये भेद प्रभेद हैं, कुछ अलग से ये विषय नहीं है। और जहाँ आपको समझने में कहीं कोई तकलीफ होगी तो अपन उसकी चर्चा विशेष कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए, 98 जो जीव समाज के भेद हुए थे वो पिछली कक्षा तक हमारे स्पष्ट हो गए थे। इसमें 42 एकेंद्रीय के, 9 विकलेंद्रीय के और सकलेंद्रीय के 47 भेद लेके 57। और काफी आप लोगों में से काफी लोगों ने ये विषय लिख दिया है, इसलिए मुझे ये विश्वास है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब इसी में उत्तरोत्तर भेद करते हुए 406 भेदों की भी गणना की गई है। ये जीव समास इंद्रियों की अपेक्षा से और पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से ये भेद प्रभेद यहाँ रखे गए हैं। अब इसमें मोटा मोटा हम देख रहे हैं, किसी गाथा में ये विषय नहीं आया है, इसको टीका में शामिल किया गया है, इसलिए आप देख लीजिए। एकेंद्रीय संबंधी 72 भेद। एकेंद्रीय संबंधी कितने भेद हैं? 72 भेद। विकलेंद्रीय संबंधी जो हमने पहले पढ़े थे 9 भेद, वो के वो एज इट इज ही हैं। रेंज के भी जो भेद किए गए हैं 42, वो भी एज इट इज हैं। मनुष्य के यहाँ 13 भेद रखे गए हैं। देवगति के 172 भेद किए गए हैं और नारकियों के 98 भेद किए गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से 72, 9 और 42, 13, 172 और 98, ये सब मिलाकर के 406 भेद जीव समाज के और होते हैं। ऐसा नहीं है 406 भेद पर ही फुल स्टॉप लग जाता है, इनके उत्तर भेद और भी किए जा सकते हैं। ये जीव समाज का प्रकरण है ना, इसको और भी भेद किए जा सकते हैं और भी विभिन्न विभिन्न अपेक्षाओं से इनके भेद रखे जा सकते हैं। इसलिए एक कहते हैं ना कि सैंपल बताया गया है शास्त्रों में जीव के भेद प्रभेदों का, जो हम अल्प बुद्धि छद्मस्त जीव समझ सकें, उतना विषय यहाँ पर रखा गया है। ये सैंपल है एक प्रकार से, ठीक है। एकेंद्रीय के 72 कैसे हुए ये अपन देख लेते हैं। 24 भेद मूल में किए हैं। मूल में 24 भेद किए हैं, जिसमें शुद्ध पृथ्वी, हर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोध, इतर निगोध,
ये भेद हमने पहले भी किए थे, इसमें खाली पृथ्वी के 2 भेद कर दिए, शुद्ध पृथ्वी, खर पृथ्वी। अब ये शुद्ध पृथ्वी और खर पृथ्वी क्या है, ये अपने को थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ विस्तार नहीं दिया गया है। शुद्ध पृथ्वी कायिक जो जीव हैं और खर पृथ्वी कायिक जीव हैं। शुद्ध पृथ्वी का मतलब हम यहाँ ये भी ले सकते हैं कि जो अकृत्रिम रचनाएं हैं पृथ्वी कायिक, वो शुद्ध पृथ्वी है। और जो परिवर्तनशील रचनाएं हैं, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी वगैरह है, जिसको हम खर भाग भी बोलते हैं, जो ऊपर का भाग है। जैसे पृथ्वी कायिक रचनाएं तो और भी जगह हैं, मध्य लोक के अलावा भी है, लेकिन खर पृथ्वी जो है, जिस पृथ्वी के हम रहते हैं, खर भाग, बहुल भाग, ऐसे उसके भाग है जो परिवर्तनशील होती है, उसको हम खर पृथ्वी ले सकते हैं, वो भी पृथ्वी का एक जीव है। तो पहले हमने जो भेद किए थे 6, यहाँ पर पृथ्वी कायिक के 2 भेद करके टोटल 7 भेद हो गए, और 7 भेदों में बादर और सूक्ष्म के भेद हो गए। बादर और सूक्ष्म के भेद होने पर 14 भेद हो गए। ठीक है, तो 14 इस प्रकार से प्राप्त हुए एकेंद्रीय संबंधी। और फिर वनस्पति कायिक में साधारण वनस्पति के नित्य निगोद, इतर निगोद भी 14 में ही शामिल हो गए। फिर हमने जो प्रत्येक वनस्पति के जो भेद किए थे, प्रत्येक वनस्पति में तिनका, तृण माने घास आदि हैं, बेल हैं, छोटे वृक्ष हैं, जैसे गेंदा का फूल होता है, अथवा जैसे जिनके ऊपर मिर्ची आदि लगती है, टमाटर आदि लगते हैं, ये सब छोटे वृक्षों के अंतर्गत आते हैं। बड़ा वृक्ष है जैसे पीपल, बड़ा आदि हैं, वो बड़े वृक्ष हैं। ऐसे ही कंद मूल, कि जिनमें ऊपर कुछ होता ही नहीं है, ऊपर छोटे छोटे जो भी हैं लगते हैं, लेकिन मूल रूप से तो वो कंद के रूप में जमीन के अंदर ही रहते हैं, तो ऐसे कंद मूल। ठीक है, ये 5 भेद यहाँ पर किए। इन 5 भेदों में तृण, बेल, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष और कंदमूल, इनके पुनः 2-2 भेद किए, प्रतिष्ठित प्रत्येक, अप्रतिष्ठित प्रत्येक। यानी ये 5 प्रकार के जो वनस्पतियां हैं, प्रत्येक वनस्पतियां, इनमें कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनके आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते, और कितनी वनस्पतियां ऐसी हैं जिनके आश्रय से निगोदिया जीव रहते हैं। अब वो निगोदिया जीवों के जो शरीर है वो तो साधारण वनस्पति रूपी हैं, लेकिन वो चूंकि इनके आश्रय से रहते हैं, इसलिए उनको सब प्रतिष्ठ या प्रतिष्ठित कहा जाता है। तो 10 वेद इस प्रकार से प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये 24 भेद हुए। अब इन 24 में पर्याप्तक, निर्वर्त्य पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक, ऐसे 3 भेद कर देंगे, तो 24 तिया 72 हो गए। ठीक है, आ रहा है ख्याल में ये 72 भेद का प्रकरण? मीना जी, अलका जी, जी सर, आ गया आ गया ना? पूरा वो अब स्पष्ट तो है। फॉर्मूला है, वो सेम फॉर्मूला हमको बस अप्लाई करते जाना है। जी सर, स्पष्ट है एकदम। स्पष्ट है ना? चलिए, आपने भी लिख करके शायद रखा है ना? जी सर, भेजा था। हाँ चलिए, विकलेंद्री में ही, विकलेंद्री के पुनः भेद नहीं किए गए हैं यहाँ पे। 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री, और उनमें पर्याप्तक, निर्वर्त्य पर्याप्तक और लब्ध्य पर्याप्तक, 3 का गुणा हो जाएगा। 2 इंद्री पर्याप्तक, 2 इंद्री निर्वर्त्य पर्याप्तक, 2 इंद्री लब्ध्य पर्याप्तक, ऐसे 3 इंद्री संबंधी, 4 इंद्री संबंधी। तो प्रत्येक में 3-3-3, ऐसे 3-3 के सेट हो गए, तो टोटल 9 हो गए। त्रियंश के भी हमने जो पढ़े 98 भेद वाले में, वो एज इट इज है, उनमें कोई विस्तार नहीं किया गया है, सेम है। त्रियंश गति के जीव, कर्म भूमि में भी गर्भज और सम्मूर्छन, ठीक है। और भोग भूमि में वो जो भेद आप लगा लेना, जलचर, थलचर, नवचर, वो सब भेद वहां पे जो पिछले 98 में आपने देखे थे, एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है थोड़ा। ये जो आप देख रहे हैं ना, 30 भेद त्रियंच गति में, और कर्म भूमि में 4, कर्म भूमि में 30 भेद किए थे, भोग भूमि में 4 भेद किए थे। ठीक है, तो 34 हुए थे। लेकिन अब जब हम 406 भेद करते हैं, तो भोग भूमि में 12 भेद करते हैं। 4 किए थे ना,
अब 4 की जगह 12 भेद किए। भोग भूमि 3 प्रकार की होती है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ठीक है, उसमें भी जलचर जीव नहीं होते, थलचर और नवचर ही होते हैं भोग भूमि में। तो जघन्य भोग भूमि संबंधी थलचर नवचर, मध्यम भोग भूमि संबंधी थलचर नवचर, और उत्कृष्ट भोग भूमि संबंधी थलचर और नवचर। और भोग भूमि में लब्धे पर्याप्तक जीव नहीं होते, मात्र पर्याप्तक जीव ही होते हैं। और जो पर्याप्तक जीव हैं, जिन्होंने जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं की हैं, तब तक उनको निर्वर्त्य पर्याप्तक। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल ये 12 भेद हो गए। ऊपर जो कर्म भूमि के 30 भेद बताए थे, जब हमने 98 भेद पढ़े थे, वो एज इट इज ले लेना। खाली भोग भूमि में यहाँ पर 3 भोग भूमियों की अपेक्षा से भेद करने पर 4 जो भेद प्राप्त हुए थे ना, 4 भेदों में मध्यम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि और उत्कृष्ट भोग भूमि, ऐसा 3 का गुणा करने पे 12 हो जाते। तो त्रियंज गति संबंधी 42 जीव समास हुए इंद्रियों की अपेक्षा से। सब इंद्रियों की अपेक्षा से ही भेद है मूल रूप से। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं मनुष्य गति की अपेक्षा से। तो मनुष्य गति के जीव 2 प्रकार के, सम्मूर्छन और गर्भज। ऐसे तो गर्भज ही होते हैं, लेकिन जैसा कि पिछली बार मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर के आश्रय से अनेक प्रकार के सम्मूर्छन जीव भी उत्पन्न होते रहते हैं। वो मनुष्य जो जिस मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुए, उसी मनुष्य के प्रकार माने उसी की तरह होते हैं, उसके समझ लो उसी की तरह ही होते हैं एकदम से, लेकिन वो बहुत छोटे सूक्ष्म होते हैं। और वो जैसे सम्मूर्छन जीव वातावरण में से ही जो भी हैं पुद्गल वर्गणाएं हैं शरीर संबंधी, वो बना करके और पैदा हो जाते हैं, और उनका वहाँ जो भी है मरण आदि, जो भी है जन्म मरण, उनमें ही होता रहता है। ठीक है, तो ये सम्मूर्छन मनुष्य का एक भेद ले लिया मनुष्य में, और दूसरा गर्भज भेद ले लिया। अब गर्भज जो भेद है, वो गर्भज में आर्य मनुष्य है, म्लेच्छ मनुष्य है, भोग भूमिया मनुष्य है। और भोग भूमिया मनुष्य भी 2 प्रकार का, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और उत्तम भोग भूमि। और भोग भूमि के अलावा कुभोग भूमिया भी हैं। कुभोग भूमिया कैसी होती हैं, इनके बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। किसी के कान बड़े हैं, किसी के हाथ बड़े हैं, शरीर विकृत अंग वाला है, मुख आदि की रचना विरूप होती है, वो कुभोग भूमिया जीव है। मिट्टी आदि खा करके जीवित रहते हैं, माने कुदान कुपात्र को दान देने के फल में इस प्रकार की गति प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये गर्भज के 6 भेद हुए। इन 6 भेदों में पर्याप्तक और निर्वर्त्य पर्याप्तक, इस प्रकार से 2 भेद हुए। इनमें लब्धे पर्याप्तक नहीं होते हैं, इस अपेक्षा से 13 भेद मनुष्य संबंधी हुए। ठीक है, इसके बाद देवगति में आ जाइए। 172 भेद है, सर्वाधिक भेद देवगति की अपेक्षा यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। पहले तो देवास चतुर्निकाया हम जानते ही हैं। हाँ, तो सबसे पहले भवनवासी देव संबंधी भेद, क्योंकि 10 प्रकार के भवनवासी के जो भेद बताए हैं ना, इसमें आप तत्वार सूत्र आदि में पढ़ते हैं, जो 10 भेद बताए हैं, उसमें पर्याप्तक और निर्वर्त्य पर्याप्तक के 2 भेद कर लीजिए तो 20 हो गए। ऐसे ही 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं, उनके भी पर्याप्तक और निर्वर्त्य पर्याप्तक भेद हो गए। ऐसे ही ज्योतिष 10 प्रकार के होते हैं, जो ज्योतिष 5 प्रकार के, जैसे इंद्र, प्रतींद्र, नक्षत्र, ग्रह और तारे। ग्रह नक्षत्र, हाँ, 5 प्रकार के, सूर्य चंद्रमा, एक चंद्र, 28 ग्रह, 88 नक्षत्र, कोड़ा कोड़ी तारे जान। तो ज्योतिष देवों के भी 5 भेद होते हैं, इंद्र, प्रतींद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे। तो इनमें पर्याप्तक निर्वर्त्य पर्याप्तक के 2 भेद होने से 10 भेद हो गए। ऐसे ही वैमानिक संबंधी 126 प्रकार के होते हैं, 63 पटल होते हैं पैरेलल, उनमें भी इंद्र होता है,
श्रेणीबद्ध होते हैं, प्रकीर्णक होते हैं। इस प्रकार से भेद प्रभेद है। 16 विमान तो आपको पता ही है, 16 विमान हैं, 16 विमानों के ऊपर 9 ग्रेवक हैं, 5 नौ अनुदित 9 अनुदित और 5 पंचोत्तर हैं। 5 ग्रह। तो इस प्रकार से भेद प्रभेद कुल मिला के 63 पटल ऊर्ध लोक में हैं जो देव विमान संबंधी हैं। ठीक है, 63 पटल होते हैं। उन 63 पटलों संबंधी जो देव हैं उस अपेक्षा से पर्याप्तक और निर्वृत्य पर्याप्तक उनके भेद कर देने पर कुल मिला के 126 प्राप्त होते हैं। ठीक है, मैं ये चूंकि किसी गाथा में स्पष्ट नहीं किया गया इसलिए मैं संक्षेप में ले रहा हूं। आप इसके विशेष जो भेद प्रभेद हैं वो शास्त्र में अन्यत्र देख सकते हैं। उसके बाद नारकी, तो जो अधोलोक में 7 भूमियां हैं उनमें कुल 49 पटल हैं। उन 49 पटलों संबंधी जो नारकी हैं उनके पर्याप्तक और निर्वृत्य पर्याप्तक ऐसे भेद कर दीजिए। तो कुल मिलाकर के 49 दूनी 98 भेद हो गए। तो एकेंद्रीय संबंधी 72, विकलेंद्रीय संबंधी 9 और सकलेंद्रीय संबंधी 325। इस प्रकार से 406 भेद जीव समास के होते हैं। ये भेद यहीं समाप्त नहीं होते हैं, असंख्यात तक इन भेदों की गणना की जा सकती है। ये एक सैंपल एक प्रकार से आचार्यों ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अब हम ये जो इंद्रिय संबंधी जीव समास हैं, ठीक है, उसकी चर्चा यहीं पे हम विराम दे रहे हैं। विषय हमको आगे बढ़ाना है और इसलिए ये विषय यहीं पर 406 वाला मैं आपको आप इसमें और 1-2 बार देखेंगे। और तत्वार सूत्र में जो भेद बताए गए हैं 10 प्रकार के भवनवासी हैं, 8 प्रकार के व्यंतर, 5 प्रकार के ज्योतिष, ठीक है, और 63 पटल संबंधी जो रचनाएं हैं वो वहां आप देख सकते हैं। 49 पटल जो नीचे हैं 7 भूमियों में वो भी आप देख सकते हैं, वहां आपको मिलेगा विषय। अब दूसरा जो जीव समास का दूसरा स्थान था वो योनि की अपेक्षा से जीव समास के भेद प्रभेद करना। ठीक है, 81वीं नंबर की गाथा से विषय प्रारंभ होता है। ठीक है, शुरू करें इसको। स्थान भेद की अपेक्षा से हमने जीव समास पढ़े। अब योनि की अपेक्षा से जीव समास की चर्चा यहाँ प्रारंभ होती है। चलिए गाथा पढ़ेंगे। संखावतय जोणी, संखावतय जोड़ी, कुम्मुन्नय वंशपत्त जोड़ीय, जोड़िया, तथय संखावते, ह्रियमादु विभज्यते गभ्भो, कुम्मुन्नय जोड़ीये, तिथयरादुविह चक्रवट्टीय, रामा वियजायन्ते, शेषाये शेष गजणोदु, जम्म खलु सम्मुच्छन, गभ्भुव बादादुहोन्ति तज्जोणी, सच्चित्त सीद सौंडद सेदर, मिस्साय
मिष्टाय पतेयम्। ये 3 गाथाओं में जो योनि की अपेक्षा से जो भेद हैं जीव समाज समझाए गए। सबसे पहले बेसिक जो है वो हम इसमें समझ सकते हैं। योनि किसे कहते हैं? तो जीव के उत्पत्ति स्थान को योनि कहते हैं। ये परिभाषा शास्त्रों में दी गई है। उत्पत्ति स्थान को, जहां जीव उत्पन्न होता है। अब वो जीव उत्पन्न सम्मूर्छन प्रकार से हो, गर्भज हो, उपपाद जन्म हो, तो वो सब उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति स्थान को ही योनि कहते हैं। अब जो आगे जो चर्चा की गई है इन गाथाओं में योनि की, वो हम 2 बिंदुओं में समझ सकते हैं। एक तो जैसे ऊपर शंखावत्तय जोनी, शंखावर्त जैसे शंख होता है ना, शंख हमने देखा है, तो शंख की रचना प्रकार की, माने वैसी उनकी रचना है। ठीक है। कुम्मण्य वंशपत्त जोणी, ये 2 भेद यहाँ आ गए। कुम्मुण्य माने कूर्मोन्नत, जैसे कूर्म माने कछुआ। कछुआ कैसा होता है? कछुए की जो रचना होती है कूर्मोन्नत, ऐसा हाफ राउंड दिखता है ना ऊपर से, इसको कूर्मोन्नत रचना कहते हैं। और वंशपत्त जोड़ीय, वंश माने बांस, बांस के पत्ते के समान जोड़ीय, 3 प्रकार की योनियां होती। तो ये आकृति की अपेक्षा से 3 भेद हो गए, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र। ठीक है। ये किस प्रकार से हो गए? इनकी आकृति की अपेक्षा से। और सबसे बाद में लास्ट वाले आप छंद में, मतलब 83 नंबर पे छंद की जो गाथा है उसकी जो अंतिम पंक्ति है, सच्चित्त सीद सौंड सेधर मिस्साय पत्तेयम, यानी वो उनके गुण की अपेक्षा से, आकार की अपेक्षा से और गुण की अपेक्षा से, 2 प्रकार से जीव के उत्पत्ति स्थान की चर्चा इन गाथाओं में की गई है। ठीक है। शंखावत्तय जोनी, कुम्मुण यह वंशपत्त जोणीय, यानी शंखावर्त योनि, कूर्मोन्नत और वंशपत्र, ये आकृति वाली योनियां हैं। तथ्य शंखावत्ते नियमादु विभज्यते गभ्भो, इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें जो शंखावर्त जो योनि है उसमें गर्भज जीव उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी शंखावर्त योनि बाकी जीवों के लिए उत्पत्ति स्थान है, लेकिन जो गर्भ पूर्वक जन्म लेते हैं उनके लिए शंखावर्त योनि नहीं होती। अब शंखावर्त योनि किसके लिए हो सकती है? तो बहुत हैं, देव हैं, नारकी हैं, इनके लिए शंखावर्त आदि जो योनियां हैं वो कही जा सकती हैं। तथ्य शंखावत्ते नियमादु विभज्यते गभ्भो, यानी गर्भज जीव कभी भी शंखावर्त योनि में जन्म नहीं लेता है। तथ्य शंखावत्ते, तथ्य माने उनमें से, शंखावर्त योनि में नियम से गभ्भो विभज्यते, गर्भज जीव उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है। कम्मुण्य जोणीये, और जो कूर्मोन्नत योनि है उससे कौन उत्पन्न होता है? तो तिथयरा, यानी तीर्थंकर आदि हैं, वो कूर्मोन्नत गर्भज, कूर्मोन्नत योनि में गर्भज जन्म लेते हैं। और कौन कौन? इनके अलावा भी चक्रवर्ती हैं, दुवे चक्रवर्ती, य रामा, रामा मतलब दोनों प्रकार के अर्धचक्री और जो पूर्ण चक्री, दुवे है चक्रवर्ती लिखा है ना, यानी जो चक्रवर्ती और अर्धचक्री नारायण। ठीक है। और रामा, राम किसको बोलते हैं? बलभद्र को, बलराम बोलते थे, राम बोलते थे, वो बलभद्र को बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो कूर्मोन्नत योनि है उसे तीर्थंकर का जन्म होता है, चक्रवर्ती, अर्धचक्री, बलभद्र। और वीय जायन्ते, यानी इस प्रकार के जो महापुरुष हैं, शलाका पुरुष हैं,
वो कूर्मोन्नत योनि से उत्पन्न होते हैं। शेषाये शेष गजणोधु, और जो शेष हैं, जो बचे हुए जो साधारण मनुष्य आदि हैं, जो गर्भज मनुष्य हैं, उनका जन्म किससे होता है? वंश पत्र, बांस के पत्ते की आकृति वाली उपपाद से उनका जन्म होता है। माने सॉरी, बांस पत्र के समान आकार वाले उत्पत्ति स्थान से उनका जन्म होता है। ये 82 नंबर की गाथा का अर्थ हुआ। ठीक है, अब तीसरी गाथा देखते हैं। जन्म खलु समुच्छण, जन्म खलु, जन्म 3 प्रकार से होता है। अभी तो योनि स्थान की चर्चा की थी, अब यहाँ जन्म किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा करते हैं। जन्म खलु, जन्म 3 प्रकार से होता है। समुच्छण, गब्भु, उपवादा, दुहुंति, तज्जूणी। ठीक है, 3 प्रकार से जन्म होता है। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद। ठीक है, ये 3 प्रकार से जन्म होता है। और वो तज्जोनी, वो योनियां कैसी होती हैं? सचित्त होती हैं। शीत, शीत माने सचित्त, शीत और संवृत। सचित्त, शीत, सौंड, सेधर, सेधर माने इतर, इनका उल्टा। सचित्त का उल्टा अचित्त, शीत का उल्टा उष्ण, और संवृत, सौंड, संवृत माने ढका ढका हुआ, और विव्रत माने खुला हुआ। सेधर, सेधर माने उल्टा, इनका उल्टा लगा लो तो सचित्त का उल्टा अचित्त, शीत का उल्टा उष्ण, और संवृत का उल्टा विव्रत। इस प्रकार से 6 हो गई। ठीक है, और मिस्सा और मिश्र भी। मिश्र किस प्रकार से? सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संवृत विव्रत। तो कितने भेद हो गए टोटल? गुण की अपेक्षा से, उत्पत्ति स्थान गुण की अपेक्षा से 9 प्रकार का हो गया। सचित्त, शीत, संवृत, अचित्त, उष्ण, विव्रत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण, संवृत विव्रत। ठीक है, आकृति की अपेक्षा से 3 भेद हो गए, और गुण की अपेक्षा से कितने भेद हो गए? 9 भेद। 9 हो गए ना। सचित्त, शीत, सौंड और इतर, इनका उल्टा, और मिश्र यानी इनको मिला करके। आगे ख्याल में, किसी को ख्याल में नहीं आया तो पूछ लीजिए, फिर से मैं बता दूंगा। अलका जी? सर 9 तो आ गए समझ में, इसके अलावा आपने कौन सी बताई? 9 ही बताई ना। आकृति की अपेक्षा से 3 जो ऊपर कहीं, शंखावर्त, कूर्मोन्नत और वंशपत्र, वो आकृति की अपेक्षा से 3 भेद हैं, और गुण की अपेक्षा से 9 भेद हैं। ठीक है, देखिए चार्ट किया हुआ है ना। आकृति योनि, शंख के समान चक्कर पड़े हों, उत्पत्ति योग्य जीव नियम से गर्भ नहीं रहता, माने इसमें गर्भज जीव शंखावर्त योनि में उत्पन्न नहीं होते। कूर्मोन्नत, तीर्थंकर जो महापुरुष आदि हैं, वो कूर्मोन्नत योनि में उत्पन्न होते हैं। और वंश पत्र में शेष सभी जो हैं वो इसमें उत्पन्न होते हैं, शेष सभी मनुष्य, साधारण मनुष्य। गुण की अपेक्षा से सचित्त, अचित्त, सचित्ताचित्त, ऐसे 3 भेद हुए। माने सचित्त का मतलब तो हम समझते ही हैं, जीव हो जहां पे, अचित्त जहां जीव ना हो। जैसे मनुष्य आदि जन्म लेते हैं, तो गर्भज जन्म होता है तो सचित्त योनि होती है, लेकिन देव नार के उत्पन्न होते हैं उपवास सैया पे तो अचित्त होती है। ठीक है, और सचित्ताचित्त प्रकार की भी योनियां होती हैं। ऐसे ही शीत, उष्ण और शीतोष्ण 3 भेद हो गए। ऐसे ही संवृत, विव्रत और संवृत विव्रत, यानी ये गुण की अपेक्षा से 9 भेद। ठीक है, इस प्रकार से 83 गाथा तक जो योनि के प्रकार हैं, वो योनि के प्रकार स्पष्ट किए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद 84 नंबर की जो गाथा है, 84 नंबर की गाथा अपन पढ़ते हैं।
पोत जरायुज अंडज पोत जरायुज अंडज जीवाणम गब्बदेव निर्याणम जीवाणं गब्बदेव निर्याणम् उपवाद शेषाणम उपवादशेषाणम् समुच्चयनम तुणे दिठम समुच्चयं क्या कहते, तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है तत्वार सूत्र में भी आपने, जरा जांड पोता नाम गर्भ, यानी गर्भज जीवों का जन्म 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार का गर्भ होता है। पोतज जैसे सिंह आदि का होता है, सिंह आदि का होता है, सिंह जैसे पैदा हुआ और तुरंत वो चलने फिरने लगता है। जरायुज यानी जो थैली के अंदर पेट में रहते हैं और गिरते हैं, फिर बाद में वो जरा अलग होने पर, और वो क्या बोलते हैं, वो चलते फिरते हैं। ठीक है, जरायुज जन्म का होता है। और अंडज जैसे पक्षी आदि पैदा होते हैं ना अंडे के अंदर, मगरमच्छ वगैरह, सांप वगैरह, ये सब अंडज होते हैं। तो 3 प्रकार का गर्भ हो गया। पोतज, जरायुज, अंडज, जीवाणम, गब्ब। देव निर्याणम उपवाद, और जो देव और नारकी हैं उनका जन्म कैसे होता है? उपवाद जन्म होता है। शेषाणम, और बाकी जो भी बचे हुए हैं, वो कैसे पैदा होते हैं? समुच्चयनम पुण्यतीर्थम, या तो गर्भज जन्म होगा, गर्भज होगा तो पोतज, जरायुज, अंडज होगा। ठीक है, और देव और नारकी तो उपवाद जन्म होगा। यानी संगी पंचेंद्रिय जीव जो है वो गर्भ या गर्भज होते हैं या उपपाद जन्म होते हैं। ठीक है, और जो शेष जीव हैं वो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न। ठीक है, सरल है, कुछ विशेष है इसमें। आगे बढ़े। ठीक है, चार्ट देखना हो, चार्ट से और विशेष ख्याल में आ जाएगा। चार्ट तो जन्म के प्रकार, गर्भज गर्भ 3 प्रकार का, जरायु जेर से लिपटे हुए जो पैदा होते हैं, मनुष्य, गाय, हाथी आदि। अंडज अंडे से पैदा होते, चील, कबूतर आदि। पोतज बिना आवरण के पैदा होते हैं, सिंह, नेवला आदि। उपपाद जन्म वाले जो देव और नारकी हैं, अंतर मुहूर्त में उपवाद सैया पर जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं, शरीर पूर्ण विवाह होकर के, और वो अंतर मुहूर्त नहीं पूरा हो जाता और वो ऐसे खड़े होते जैसे कि निद्रा से खड़े हुआ। सम्मूर्छन जीव सब ओर से परमाणु ग्रहण कर अंतर मुहूर्त में शरीर की जिनकी रचना संपन्न होती है, शेष सभी जीव जो हैं वो सम्मूर्छन जन्म से उत्पन्न होते हैं। इसका विस्तार आ गया। चलिए 85 नंबर की गाथा देखते हैं। अब इस जन्म में कौन सी योनि होती है, ये इन गाथाओं से हमको माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा है। उपपाद जन्म होगा तो योनि कैसी होगी, सचित होगी, शीत होगी, क्या होगी, वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है सर हाँ। वो कौन से यहाँ पे वो जन्म लेते हैं जुड़वा और उनके माता पिता का देहांत हो जाता है, वो वहाँ तो पे कौन सी रहती है? भोग भूमिया जो होते हैं ना, भोग भूमिया मनुष्य, युगलिया पुत्र, युगलिया उत्पन्न होते हैं, यानी एक लड़की एक लड़का। और वो जैसे ही जन्म उनका होता है तो उनके जो माता पिता है वो उनका मुख नहीं देख पाते, उनका मरण हो जाता है इनका जन्म होते ही, और वो अपना अंगूठा चूस करके ही युवा होते हैं। तो ये इनकी पोत वाली रहती है? नहीं, वो ही है जरायु जन्म। अच्छा, जरायु जी है। गर्भज जन्म वाले। हाँ, गर्भज के 3 भेद है ना, वो पोतज बोला ना उन्होंने। जी ठीक है, और सर जो सिंह वगैरह हैं, अब ये सिंह ये वगैरह पोतज है, पोतज जन्म वाले। पोत हाँ। इनका भी तो देहांत हो जाता है ना, वो कहाँ एक के बाद फिर जब जन्म देने के बाद? नहीं तो कहाँ पर? जैसे सिंह देने के बाद चलने लगते हैं तुरंत। सिंह आदि जन्म देते, मरण कहाँ हो जाता है? भोग भूमि का बोल रहे हो? लगते तुरंत।
भोग भूमिया तो मनुष्य होते हैं, मनुष्य होंगे या कुमनुष्य होंगे। युगला युगलिया पैदा होते हैं, हाँ, तो युगलिया माँ पैदा को होते हैं। छीकाई, पिता को जमाई आई, तो हम्म। सबको खत्म हो गया। ठीक है, त्रियंच आदि में भोग भूमि लागू नहीं पड़ती है। ठीक है, जी जी वो तो जी। ऐसा नियम नहीं है। कोई नियम क्या, अब यहाँ तो गुजरात में तो कितने हैं, गिरनार के आसपास सिंह हैं, उनके बच्चे पैदा होते हैं, उनका मरण थोड़ी ना हो जाता है उनका। चलिए आगे इन गाथाओं को और देख लेते हैं। उभवादे अचित्तम गभ्भे मिस्सं दुहोदिशं मुच्छे सच्चित्तम अचित्तम मिस्सं च यहोदिजोनिहु उपवादेसि दूषणम् शेषे सी दूषणमिस्सयं होदी उपवादेयखेषु सौण्डविल व्यलेषु व्यूलं तु गब्भज जीवाणं पुण मिस्समणियमेण होदिजोणिहु समुच्छण पंचखे यलं वा व्योलजोणिहु उपवादे अचित्तम। उपपाद जन्म जिनका होता है उनकी योनि कैसी होती है, जीव रहित होती है, अचित्त होती है। ठीक है, गभ्भे मिस्सम तु होदि समुच्छे, यानी गर्भज जन्म वाले जीवों की योनि कैसी होती है, सचित्ता चित्त होती है, यानी कुछ सचित्त और कुछ अचित्त, सचित्ता चित्त होती है। ठीक है, जीव रहे तो जीव से, हाँ मतलब मिश्र होती है अपन सीधे कहें तो। जी। और सम्मूर्छन जीवों की समुच्छे सच्चित्तम अचित्तम मिस्सम यह होदि जोणिहु, यानी सम्मूर्छन जीवों की सचित्त भी होती है, अचित्त भी होती है और मिश्र भी होती है। मिश्र भी। ठीक है, उपपाद जन्म वालों की अचित्त, गर्भज जन्म वालों की मिश्र माने सचित्ता चित्त, और सम्मूर्छन जीवों की सचित्त भी हो सकती है, अचित्त भी हो सकती है और मिश्र भी हो सकती है। मिश्र भी। ठीक है, तो सचित्त अचित्त और मिश्र की अपेक्षा से उपवाद जन्म वाले, गर्भज जन्म वाले और सम्मूर्छन जन्म वालों का वर्गीकरण किया, क्योंकि जन्म तो तीन ही प्रकार का होता है, उपवाद होगा या गर्भज होगा या फिर सम्मूर्छन होगा। ठीक है, 85 नंबर की गाथा क्लियर हो गई। चलिए अब शीतोष्ण की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। उपवादे शीतोष्णम, यानी उपवाद जन्म होगा तो या तो शीत होगी या फिर उष्ण होगी। शीत कहाँ होगी, उष्ण कहाँ होगी, तो ये आप समझ सकते हैं। नरक में जो भूमियां उष्ण है, पहला दूसरा तीसरा नरक है, वहां उष्णता है। दो नरकों में शीत है, तो जहाँ उष्ण है वहां पर उष्ण उपवाद जन्म होगा, तो जो उपवाद योनि है वो उष्ण होगी, जहाँ शीत है वहां शीत होगी। और देवादि के संबंध में भी हम लगाएं तो शीत या उष्ण में से कोई एक ही भेद वहां पर घटित होगा। तो इस प्रकार से उपवाद जन्म वाले जीवों की जो योनि है वो शीत या उष्ण ही होती है। ठीक है।